Hello everyone. Today we are here to study our chapter 7 from class 10th English first flight book, and the chapter name is Glimpses of India. So student, Glimpses of India, in this chapter we have three different stories. So firstly let me tell you about the title Glimpses of India. Glimpse means झलक, glimpses झलकियाँ, तो इंडिया के बारे में झलकियाँ, इंडिया की झलकियाँ। तो इस चैप्टर में जो 3 स्टोरीज़ हैं, दैट इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुरुग एंड टी फ्रॉम आसाम। तो ये जो 3 डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, ये हमें इंडिया की अलग अलग झलक देती है, अलग अलग हमें इंडिया के बारे में बताते हैं कि हमारा इंडिया पहले कैसा था और अभी मतलब हमारे इंडिया में क्या क्या खूबियाँ हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट विच इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लूशियो रॉड्रिगेज। अ बेकर फ्रॉम गोवा। सो गोवा के बारे में है ये जो हमारे फर्स्ट पार्ट है कि गोवा में बेकर कौन होते हैं, जो यूजुअली ब्रेड लोव्स वगैरह बेक करते हैं, बेचते हैं, जिनका ये काम होता है, जो इसी प्रोफेशन में होते हैं, उन्हें बेकर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट। ये जो आगे डिस्क्रिप्शन, ये जो बेकर फ्रॉम गोवा जो राइटिंग है, ये क्या है, एक पेन पोर्ट्रेट है। देखिए पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है एक पिक्चर, है ना, जिसे हम ड्राइंग बनाते हैं, एक इमेज हमारी पिक्चर होती है, उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। पेन पोर्ट्रेट मतलब पेन से जब हम कुछ ऐसा इतना अच्छा लिखते हैं कि उसकी इमेज हमारे माइंड में बन जाती है, तो उसे हम बोलते हैं पेन पोर्ट्रेट। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये एक पेन पोर्ट्रेट है, किसका, एक ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर का। एक गोवा के गांव के जो बहुत पुराने जो बेकर्स हैं, उनका एक पेन पोर्ट्रेट है, जो कि अभी भी उनकी अपनी सोसाइटी में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट जगह रखते हैं। और देखिए इसके बारे में एक और चीज़ बताऊं बेटा, जो गोवा है, गोवा बेसिकली गोवा पे पहले पुर्तगीज़ का राज हुआ करता था, राइट। तो पुर्तगीज़ जो थे वहाँ पे एम्पायर थे बहुत टाइम तक, तो उनके टाइम पे ये जो बेकर्स थे बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश थे, तो अभी भी वो हैं। तो उसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं आगे तो पता चलेगा। आवर एल्डर्स आर ऑफन हार्ट रिमिनाइजिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज़ डेज। अब इसमें राइटर बता रहे हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं घरों में, वो क्या है, अक्सर क्या करते हैं, याद किया करते हैं। रिमिनाइजिंग मतलब होता है पुरानी, मतलब नॉस्टैल्जिकल होती है जो हमारी पुरानी यादें, रिमिनाइजिंग मतलब जो अच्छी यादें हैं। तो जो हमारे पास्ट की यू के लिए जो मीठी यादें होती हैं बेसिकली, है ना। तो कहते हैं कि हमारे एल्डर्स, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो अभी भी अपने पुराने पुर्तगीज़ डेज, मतलब जिन दिनों पुर्तगीज़ का राज हुआ करता था, उन दिनों की अच्छी बातें याद करते हैं। द पुर्तगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पुर्तगीज़ और उनके फेमस क्या होते थे, ब्रेड के लोव्स। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड। कहते हैं कि वो जिनको लोव्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, जो लोव्स बहुत ज़्यादा खाते थे, वो लोग चले गए हैं, बट मेकर्स आर स्टिल देयर। जो उनको बनाने वाले थे वो अभी भी वहीं थे। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। अब इसमें राइटर कहते हैं कि हमारे बीच में अभी भी कौन थे, मिक्सर्स। देखिए जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो हम मिक्सचर बनाते हैं जिससे वो ब्रेड बनता है, फिर मोल्डर्स क्या होते हैं, मोल्ड्स होते हैं जो हम शेप देना चाहते हैं, उसमें वो जो मिक्स किया होता है, जो हमारा बैटर होता है, उसको डालते हैं, और फिर जब वो मोल्ड में वो हो जाता है, उसे हम उसको बेक करते हैं। तो ये 3 अलग अलग हमारे काम हो गए। तो इन तीनों कामों को अलग अलग करने के लिए जो थे बंदे अलग अलग होते थे। तो कहते हैं हमारे बीच में अभी भी मिक्स करने वाले मिक्सर्स, मोल्ड्स में डालने वाले मोल्डर्स, और जो बेक करने वाले होते थे वो अभी भी थे। Those age old
टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। एज ओल्ड मतलब बहुत पुरानी, टाइम टेस्टेड मतलब टाइम टेस्टेड फर्नेसेस बेसिकली अगर इसको हम शुद्ध हिंदी में बोले तो बोला जाता है कसौटी पर खरी उतरने वाली फर्नेसेस, जो भट्टियाँ होती है जिसमें ब्रेड्स बनती थी। तो कहते हैं वो जो बहुत पुरानी, मतलब समय बीतता गया लेकिन वो जो फर्नेसेस है अभी भी वैसी ही हैं। तो इतनी पुरानी वो जो फर्नेसेस है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है और वैसी ही हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैड नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। इन भट्टियों की आग अभी बुझी नहीं है। एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझना, तो अभी नहीं बुझी है मतलब अभी भी जो वो ब्रेड लोव्स है वो बनती हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। अब इसमें देखिए राइटर कह रहे हैं कि जो आवाज़ थर्ड की, जो मतलब बैम्बू एक स्टिक होती है, बैम्बू स्टिक, जो वो ट्रेडिशनल बेकर्स थे वो क्या करते थे, उस बैम्बू स्टिक को ज़मीन पे मारते थे, थर्ड करते थे धड़ाम से, और उसमें बैम्बू स्टिक में से जिंगल की आवाज़ करते हुए हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। हेराल्डिंग मतलब अनाउंस करते हुए, मतलब अब बताते हुए आते थे कि हाँ सुबह के टाइम में जब ऐसे थर्ड की सी जिंगल की आवाज़ होती थी बैम्बू स्टिक की, तो वो अनाउंसमेंट होती थी कि जो ये बेकर्स है वो आ रहे हैं। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि आज भी कई जगह वैसी आवाज़ सुबह के टाइम सुनाई देती है, मतलब आज भी सुबह के टाइम पे बेकर जो है वो ब्रेड लेकर जाते हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। कहते हो सकता है कि उनके फादर जिन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया था वो अब नहीं है जिंदा, लेकिन उनके जो सन है, उनके जो बेटे हैं, वो अपना जो फैमिली प्रोफेशन मतलब वो प्रोफेशन जो पूरी फैमिली का एक ही हो, मतलब जो बिज़नेस होता है उनका, तो सब लोगों का एक ही बिज़नेस था पूरी फैमिली का। तो कहते हैं कि जो उनके बेटे हैं उन्होंने अपने फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा दिया और अब उनके बेटे संभाल रहे हैं इस काम को। These bakers are even today known as पेडर इन गोवा। ये जो बेकर है आज भी उनको गोवा में पेडर बुलाया जाता है। पेडर बेसिकली पुर्तगीज़ लैंग्वेज में बेकर्स को बोला जाता है। तो पुर्तगीज़ पहले रहते थे वो उन्हें पेडर बुलाते थे, तो अभी भी इनको जो है पेडर बुलाया जाता है। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. अब राइटर कहते हैं जब बचपन में हम गोवा में थे तो जो बेकर होते थे वो हमारे क्या होते थे, यूजली वो फ्रेंड होते थे, हमारे साथी होते थे और हमारे गाइड होते थे जो हमें बताया करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। कम से कम वो दिन में 2 बार आता था वो बेकर। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। एक तो जब वो सुबह बेचना शुरू करता था तब वो आता था, and then again when he returned after emptying his huge basket। और दूसरा राउंड कब आता था, दूसरी बार वो कब आता था जब उसकी बड़ी सी बास्केट वो लौटता था बिल्कुल खाली करके, मतलब सारी बेच के जब वो लौटता था तो दूसरी बार वो तब आता था। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। उस बैम्बू की जो जिंगलिंग जो साउंड था वो हमें उठा देता था नींद में सुबह सुबह, और हम दौड़ कर जाते थे उससे मिलने के लिए, उसे ग्रीट करने के लिए। वाई वॉज इट सो। ऐसा क्यों था। अब यहाँ पे राइटर हमसे पूछ रहा है वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ। क्या हमें जो ब्रेड का जो लोफ था बहुत पसंद था इसीलिए हम जाते थे। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। The loaves were brought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house। अब देखिए यहाँ पे पैस्किन और बेस्टिन जो पुर्तगीज़ नेम है, यूजुअली उस टाइम पे जो मेड्स हुआ करते थे, घर के सर्वेंट होते थे, तो उनके जो कॉमन नेम होते थे पैस्किन बेस्टिन। तो कहते वो तो हमारे घर के कोई भी मेड सर्वेंट जो पैस्किन बेस्टिन थे वो भी ले आते थे। What we longed for those bread bangles which we chose carefully। कहते हमें किस चीज़ का इंतज़ार होता था, जिसे जो ब्रेड बैंगल्स मतलब एक ऐसी ब्रेड जो कि बैंगल की शेप की सर्कल में होती थी वो, ठीक है। जैसे आपने देखा डोनट्स होते हैं सर्कल की शेप में होते हैं ना, तो ऐसे ही जो ब्रेड होती थी वो एक सर्कल बैंगल की शेप में होती थी, उसे ब्रेड बैंगल जो होता है। तो ये कहते हैं कि हम लोगों को उसका इंतज़ार रहता था जब हम अपनी मर्जी से उसे चूज़ करते थे, उन ब्रेड बैंगल्स को, उन गोल गोल ब्रेड्स को। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड और स्पेशल मेक, और कभी कभी वो स्पेशली बनाई जाती थी, मीठी ब्रेड होती थी।
The baker made his musical entry on the scene with the zang zang sound of his specially made bamboo staff. अब बताते हैं, राइटर कहते हैं कि ये जो बेकर्स हैं वो अपना ये म्यूजिकल एंट्री देते हैं, ऐसे चुपचाप से नहीं आते थे, वो गली में बजाते हुए आते थे, जैंग जैंग की आवाज़ आती थी जो कि स्पेशली बनाई गई थी बैम्बू स्टाफ, मतलब जो बैम्बू स्टिक से, ठीक है, जो बैम्बू स्टिक होती है उसे बजा बजा के वो जैंग जैंग का साउंड निकालते हुए वो आते थे. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड. अब देखिए वो जो बेकर्स होते थे वो पैदल आते थे, तो वो कह रहे एक हाथ तो उनका बास्केट पे होता था जो उन्होंने अपने सिर पे रखी होती थी जिसमें उनके ब्रेड होते थे, ठीक है. एंड अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ में वो बैम्बू स्टिक होती थी जिसे वो ग्राउंड पे बजाते हुए आते थे. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग. वो जब आते थे तो फिर जो हमारे जो घरों में लेडीज़ होती थी उनको गुड मॉर्निंग विश करते थे. एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू. उनका जो बैम्बू था जो उनके हाथ में होता था, बेसिकली जैसे आपने देखा हो अभी भी कई जगह पर मार्केट्स वगैरह में कभी आपने देखा हो कि एक गोलगप्पे बेचने वाला जो स्टैंड लेके आता है ना, लकड़ी का सब बैम्बू का बना होता है, तो जो वर्टिकल बैम्बू वो खुल जाता है ऊपर से थोड़ा सा, तो उसके ऊपर वो अपनी बास्केट रख देते थे. Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम बच्चों को तो थोड़ा सा डांट के ना पीछे की तरफ धकेल देते थे, क्योंकि बच्चे क्या होते थे ऊपर कूदते थे कि हाँ हमें लेनी है हमें लेनी है, तो बच्चों को थोड़ा सा माइल्ड रिब्यूक, मतलब माइल्ड रिब्यूक होता है मतलब थोड़ा सा डांटना, धीरे से डांटना, तो वो डांट के पीछे कर देते थे. और जो लोव्स होते थे, ब्रेड लोव्स, वो क्या होते थे, जो सर्वेंट है उनको दे दिए जाते थे. जैसे हम लोगों के यहाँ पे मॉर्निंग में दूध वाला आता है, तो वैसे ही गोवा में ये ट्रेंड था कि बेकर्स भी आते थे और वहाँ पे जो ब्रेड बहुत ज़्यादा कॉमन था, तो वो डेली मतलब ब्रेड डिलीवर करने आते थे. बट वी वुड नॉट गिव अप. अब जब बच्चों को साइड में बिठा दिया जाता था डांट के, तो कहते लेकिन हम लोग हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइम ए बेंच ऑन द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ. हम लोग क्या करते थे, बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे या जो एक मुंडेर सी बनी होती थी उसके ऊपर चढ़ के किसी भी तरह बास्केट में झाँक कर देख ही लेते थे. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स. राइटर कहते हैं मैं अभी भी उसको याद करता हूँ, जो मेरा याद कर सकता हूँ, जो वो खुशबू आती है उन ब्रेड्स की, लोव्स की, कहते मैं अभी भी उसको याद कर सकता हूँ. लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. अब बड़े लोगों के लिए तो ब्रेड लोव्स आती थी, ब्रेड के पीसेस आते थे, जैसे ब्रेड होता है पूरा पैकेट, और जब बच्चों के लिए क्या आती थी वो ब्रेड बैंगल, जो मैंने अभी आपको बताई थी सर्कल शेप में होती है, तो बच्चों के लिए वो होती थी. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली. और कहते हैं फिर तब हमें कोई परवाह भी नहीं होती थी कि हमें ब्रश करना है या अपना फेस वॉश करना है. एंड वाई शुड वी, और हमें परवाह क्यों हो. वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश. अब उस टाइम पे, पुराने टाइम में क्या होता था, लोग जब ब्रश करना होता था वो क्या करते थे, दातुन वगैरह किया करते थे, उन्हें पेड़ों से वो करना होता था, वो टहनियाँ तोड़ते थे. तो अब यहाँ पर ये शायद ये लोग क्या करते थे, मैंगो लीफ तोड़ा करते थे. तो कहते हैं कि कौन इतना परेशानी ले कि मैंगो लीव्स को तोड़े. आम के पेड़ वहाँ पे ज़्यादा होते होंगे, जैसे हम लोगों के यहाँ पे तो नीम के और बबूल के ये पेड़ ज़्यादा होते हैं, तो हम इससे दातुन करते हैं. तो वो कहते हैं कि वहाँ पे शायद मैंगोज होते होंगे, तो वो कहते हैं कौन मैंगो के लीव्स तोड़े या फिर टहनियाँ तोड़ के ब्रश करे, कौन इतना ट्रबल ले. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों था. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. अब राइटर आगे क्या कहता है कि टाइगर तो कभी ब्रश नहीं करता है अपने दांतों में. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. अब कहते हैं जो गर्म चाय हम पीते हैं वो आराम से हमारे जो सब चीज़ें अंदर उनको धो देती हैं और क्लीन कर देती हैं. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल. कहते हैं जो मैरिजेस पे गिफ्ट दिए जाते थे वो बेकार थे अगर उनमें एक स्वीट ब्रेड जिसे बोल बोला जाता था वो अगर ना दी जाए, तो मैरिज में जो गिफ्ट है वो तो बेकार ही माने जाते थे. जस्ट एज ए पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड. जैसे कि अगर कोई पार्टी या बहुत बड़ी बहुत शानदार फीस्ट होता है, एक दावत,
तो अगर वो अपना जो है अपनी सुंदरता खो देती है अगर वहाँ पर ब्रेड ना हो। तो मतलब वहाँ पर ब्रेड जो है एक बेसिक वो मानी गई है खाने की। वो तो कहते हैं कि मैरिजेस में गिफ्ट भी जो थे वो ब्रेड्स दिए जाते थे, पार्टीज़ में भी अगर ब्रेड ना हो तो समझो वो पार्टी बेकार है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। कहते हैं कि नॉट इनफ के इतना ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता कि जो बेकर्स हैं वो एक गांव में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। मतलब उस टाइम पे बेकर्स इतनी इंपॉर्टेंट रखते थे कि राइटर कह रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अब किसी के घर में अगर किसी की बेटी की एंगेजमेंट है तो उस घर की लेडीज़ क्या है उस ओकेजन पे सैंडविच बनाया करती थी। केक्स एंड बोलिनाज। बोलिनाज एक तरह का गोवा में कोकोनट कुकीज़ होती हैं जो कि ब्रेड से ही बनती हैं। आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। कहते हैं केक्स और बोलिनाज जो है क्रिसमस पे और जो दूसरे त्योहारों पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता था। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। और कहते हैं यही रीज़न है कि एक बेकर की भट्टी होना मतलब एक बेकर होना किसी भी गांव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हर चीज़ में तो वो ब्रेड यूज़ करते थे वो लोग। तो कहते हैं बेकर का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ peculiar ड्रेस नोन एज द कबाई। उस टाइम पे क्या बोलते हैं जो बेकर और जो ब्रेड सेलर हुआ करते थे एक पिकुलर होता है बहुत ही स्ट्रेंज अजीब सी एक ड्रेस पहनते थे जिसे कबाई कहा जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक सिंगल पीस का ड्रेस हुआ करती थी, एक बहुत लंबा सा फ्रॉक होता था जो कि घुटनों से नीचे तक होता था। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants। कहते हैं राइटर बताते हैं कि मेरे अपने बचपन में हमने देखा है कि जो बेकर है वो एक शर्ट पहना करते थे और एक ऐसा ट्राउज़र पहना करते थे जो कि फुल लेंथ से तो थोड़ा छोटा होता था। ठीक है, मतलब वो पूरी ट्राउज़र फुल नहीं होता था और जो हाफ पैंट होती है उससे थोड़ा लंबा हुआ करता था। और जो कि क्या होता है even today anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment as he is dressed as like a pedder। कहते हैं कि यहाँ आज भी जब कोई हाफ पैंट पहनता है तो हाफ पैंट की लेंथ क्या होती है नीज तक घुटनों तक होती है, लेकिन अगर कोई हाफ पैंट घुटनों से नीचे जाती है तो आज भी उन्हें कमेंट दे दिया जाता है कि इन्होंने तो पैडर की तरह ड्रेस पहनी हुई है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो बेकर जो है अपने जो वो डेली डिलीवर करने आते थे इसको ब्रेड्स को, तो अपना जो बिल होता था वो मंथ के एंड पे लिया करता था। जैसे कि हम लोग यहाँ पे दूध का बिल मंथ एंड पे देते हैं, वैसे ये भी एक वहाँ पर डेली जाया करती थी और उसका जो बिल होता था मंथ एंड पे होता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। किसी दीवार पर पेंसिल से क्या किया जाता था पूरे महीने का अकाउंट जो है रिकॉर्ड किया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। पुराने दिनों में बेकिंग जो सच में क्या होता था बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड मतलब होता है भूखे मरना, तो बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखी नहीं मर सकती थी। He, his family and his servants always looked happy and prosperous। अब कहते हैं जो बेकर होता है वो उसकी फैमिली और उनके यहाँ जो सर्वेंट होते हैं वो हमेशा खुश और प्रॉस्पेरस होता है, मतलब सुख समृद्धि जो होती है तो वैसे दिखा करते थे हमेशा। Their plump physique was an open testimony to this। प्लम्प फिजिक क्या होता है जो कि मतलब थोड़े से मोटे होते थे, फैटी होते थे। तो कहते हैं कि उनकी जो फिजिक थी वो थोड़ी सी वो फैटी होते थे। एक ओपन टेस्टिमनी, ओपन टेस्टिमनी होता है मतलब कि क्वालिटी थी कि ज़्यादातर आपको जो बेकर्स हैं वो थोड़े से मोटे ही मिलते थे। ठीक है, इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू ए बेकर। कहते हैं आज भी अगर कोई जैकफुल की तरह, जैकफुल क्या कटहल होता है, तो उसकी तरह अगर थोड़ा कोई मोटा दिखाई देता है तो उसको भी एक बेकर से कंपेयर किया जाता है, मतलब उसे भी समझा जाता है कि ये एक बेकर है।
सो स्टूडेंट, ये आपके 7th ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, अ बेकर फ्रॉम गोवा. आई होप you all must have understood. So in next video we will study our part 2 of this chapter, Kurg. Thank you.